तो कल हमने धारा 27 सेक्शन 27 CPC प्रतिवादियों को सम्मन के संबंध में बताया। आज मैं धारा 28 के संबंध में बताने जा रहा हूँ कि जहाँ प्रतिवादी किसी अन्य राज्य में निवास करता है वहाँ सम्मन की तामील, यानी कि सर्विस ऑफ सम्मन्स वेयर डिपेंडेंट रेजिडाई इन अनदर स्टेट, उस पर सम्मनों की तामील कैसे होगी। धारा 28 बताती है, इसका में फर्स्ट है कि सम्मन अन्य राज्य में तामील किए जाने के लिए ऐसे न्यायालय को और ऐसी रीति से भेजा जा सकेगा जो उस राज्य में प्रवर्तन नियमों द्वारा विहित किए जाए। दूसरा, वह न्यायालय ऐसा सम्मन भेजा जाता है जिसकी प्राप्ति पर आगे ऐसे कार्रवाई करेगा मानो वह उस न्यायालय द्वारा ही निकाला गया हो, तब वह उस सम्मन को तथा उसके बारे में अपनी कार्यवाहियों के अभिलेख को यदि कोई हो उसे निकालने वाले न्यायालय को लौटाएगा। यानी कि जब दूसरे स्टेट में कोई सम्मन जाता है तो वह उस न्यायालय को भेजा जाएगा। मान लीजिए सब उसको उत्तराखंड के न्यायालय से कोई जाता है तो यूपी के मान लो समझो डिस्ट्रिक्ट बिजनौर जाता है तो बिजनौर के उसी न्यायालय को मान लो सिविल जज जूनियर डिवीजन यहाँ का है तो वहाँ भेजा जाएगा सिविल जज जूनियर डिवीजन को, और वो उसकी तामील वैसे ही कराएगा जैसे कि उसका खुद का सम्मन है। और तदोपरांत सम्मन की तामील होने के बाद एक कवरिंग लेटर लगा करके वो वापस जो है संबंधित न्यायालय को भेज देगा। यानी कि सिविल जज अगर जो जूनियर डिवीज़न हरिद्वार का से कोई संबंध है और सिविल जज वो न्यायालय जो प्रतिवादी है वो रहता है यूपी के डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में सिविल जज जूनियर डिवीज़न के क्षेत्राधिकार में, तो वहाँ जाएगा सम्मन और वो न्यायालय उसी तरह से तामील कराएगा जैसे कि वो अपने सम्मन कराता है। और तदोपरांत उसमें कवरिंग लेटर लगा करके पुनः जो है सिविल जज जूनियर डिवीज़न उत्तराखंड हरिद्वार को, मान लो हरिद्वार का मुकदमा है तो हरिद्वार को वापस भेजा जाएगा। तो जहाँ किसी दूसरे राज्य में तामील के लिए भेजे गए सम्मन की भाषा, अब देखिएगा, अब सम्मन की भाषा का सवाल है कि मान लीजिए सपोज करो यूपी की भाषा अलग है और यहाँ की भाषा अलग है, मान लो एक की हिंदी है दूसरे की अंग्रेज़ी है, तो उसका ट्रांसलेशन उसके साथ भेजेगा ताकि जो है उसमें जो है उसकी समझ सके। तो मैंने बताया कि सर्विस ऑफ सम्मन्स वेयर डिपेंडेंट रेजिडाई इन अनदर स्टेट। दूसरा, धारा 29 में विदेशी सम्मनों की तामील कैसे की जाएगी। विदेशी सम्मनों की तामील जो है बेसम्मन और अन्य याचिकाएँ जो भारत के किसी भी ऐसे भाग में स्थापित किए किसी सिविल या राजस्व न्यायालय द्वारा जिस पर उस संहिता के उपबंधों का विस्तार नहीं है, अथवा किसी ऐसे सिविल या राजस्व न्यायालय द्वारा जो केंद्र सरकार के प्राधिकार से भारत के बाहर है स्थापित किया गया है या चालू रखा गया है, अथवा भारत के बाहर किसी अन्य ऐसे सिविल या राजस्व न्यायालय द्वारा जिसके बारे में केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित करता है कि उसे इस धारा के उपबंध लागू है, निकाली गई है, उन राज्यों क्षेत्रों के न्यायालयों में से भेजी जा सकेगी जिन पर संहिता का विस्तार है और इसकी तामील ऐसे की जा सकेगी मानो वे न्यायालय द्वारा ही निकाली गई। तो विदेशी सम्मनों की जो तामील होगी, द सर्विस ऑफ द फॉरेन सम्मन्स, वो उसी तरह से भेजे जाएंगे और जैसे कि यहाँ से भेजे जा रहे हैं और वो केंद्र सरकार के प्राधिकार में से कि भारत के बाहर स्थापित किया गया है, चालू रखा गया है, तो उसकी तामील भी इसी तरह से होगी। और ये सेक्शन 29 में है। अब सेक्शन 30 आता है प्रकटीकरण और उसके सदृश बातों के लिए आदेश करने की शक्ति, यानी कि पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड लाइक, यानी कि ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए न्यायालय किसी भी समय या तो स्वप्रेरणा से या किसी भी पक्षकार के आवेदन पर ऐसे आदेश कर सकेगा जो परिप्रश्नों को परिधान और उसके उत्तर देने में दस्तावेजों और तथ्यों की स्वीकृति की और दस्तावेजों या अन्य भौतिक पदार्थों के जो साक्ष्य के रूप में पेश किए जाने योग्य हैं को प्रकटीकरण, निरीक्षण, पेश किए जाने, परिबद्ध किए जाने और लौटाए जाने से संबंधित सभी विषयों के बारे में आवश्यक है युक्तियुक्त ऐसे व्यक्तियों के नाम सम्मन निकाल सकेगा जिसकी हाजिरी या साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने या प्रभुत्व जैसे अन्य पदार्थों को पेश करने के लिए अपेक्षित है। यह आदेश दे सकेगा कि कोई तथ्य शपथ पत्र द्वारा साबित किया जाए। तो पावर टू ऑर्डर डिस्कवर एंड लाइक, यानी कि सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड लिमिटेशन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, द कोर्ट may at any time, either of its own motion or on the application of any party, A, make such order as may be necessary or reasonable in all matters relating to the delivery and answering of the interrogatories and the admission of the documents and facts and the discovery, inspection, production
and impounding and return of documents or other material object produced as evidence. B में issue summon to person whose attendance is required either to give evidence or to produce document or to such other subject as opposing. Order and effect to proved by the affidavit. C. अब summons to witnesses धारा 31 है, साक्षी को सम्मन धारा 27, धारा 28, धारा 29 के उपबंध साक्ष्य देने या दस्तावेजों या अन्य भौतिक पदार्थों के पेश करने के लिए सम्मनों को लागू। साक्षी को सम्मन किस धारा में देंगे हम? साक्षी को सम्मन धारा 31 में देंगे। तो लॉ स्टूडेंट्स के लिए, कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट्स के लिए कई बार एक छोटा सा मल्टीपल टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि साक्षी को सम्मन किस सेक्शन में देंगे, धारा 30, 31, 30, 27, 28, 29 ऐसे करके ऑप्शन आ गए, तो ये 31 में। अब आता है व्यतिक्रम के लिए शासित, पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट। न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके नाम धारा 30 के अधीन सम्मन निकाला गया हाजिर होने के लिए विवश कर सकेगा और उस प्रयोजन के लिए सबसे पहली क्या है व्यतिक्रम के लिए शासित? नंबर 1 क उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट निकाल सकेगा, खा उसकी संपत्ति को कुर्क सकेगा, उसको विक्रय कर सकेगा, गा उसके ऊपर 5,000 रुपये से अनधिक जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा, और खा उसे आदेश दे सकेगा कि वह अपनी संजाति के लिए प्रतिभूति दे और व्यतिक्रम करने पर उसको सिविल कारागार को सुपुर्द कर सकेगा। तो पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट, यदि कोई सम्मन लेने से इनकार करता है, धारा 31 में सम्मन लेने से इनकार करता है, तो का, गा यानी कि 4 उस पर पेनल्टीज अधिरोपित हो सकती हैं। उसको गिरफ्तारी के लिए, नंबर का में है, गिरफ्तारी के लिए वारंट निकाल सकेगा, उसकी संपत्ति कुर्क सकेगा और उसको बेच सकेगा, और गा में इसके लिए 5,000 रुपये तक का जुर्माना कर सकेगा, और घा में उसे आदेश दे सकेगा कि संजाति के लिए प्रतिभूति दे तथा और उसको सिविल कारागार में भी निरुद्ध कर सकता है। तो पेनल्टी ऑफ डिफॉल्ट, द कोर्ट में compel the attendance of any person to whom a summons has been issued under section 30 and for that purpose may be, अगर सेक्शन 30 के अंतर्गत निकाला गया, issue a warrant for the arrest, B may attach and sell his property and impose a fine upon him not exceeding the 5,000 rupees and order to him to furnish security for the appearance and on default and commit him to the civil prison। तो धारा 32 में जो पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट के लिए है। और अब आता है निर्णय और डिग्री, यानी कि जजमेंट एंड डिग्री। तो धारा 33 में आप आगे बढ़ते हैं, धारा 33 के लिए निर्णय और डिग्री। न्यायालय मामले की सुनवाई हो चुकने के पश्चात निर्णय सुनाएगा और ऐसे निर्णय के अनुसार अनुसरण में ही डिग्री होगी। धारा 33 में जजमेंट एंड डिग्री, एंड द कोर्ट आफ्टर द केस हैज बीन हर्ड एंड शैल प्रोनाउंस जजमेंट एंड ऑन सच जजमेंट ए डिग्री शैल फॉर। तो अब ब्याज की बात आती है, इंटरेस्ट की बात आती है सेक्शन 34 में। ब्याज जहां तक डिग्री है धन के संदाय के लिए है, न्यायालय डिग्री में यह आदेश दे सकेगा कि न्याय निर्णित मूल राशि पर किसी ऐसे ब्याज के अतिरिक्त जो ऐसी मूल राशि पर बाद संचित किए जाने से पूर्व की किसी अवधि के लिए न्याय निर्णित हुआ है, बाद की तारीख से डिग्री की तारीख तक ब्याज ऐसी दर से जो न्यायालय युक्त समझे, मूल राशि पर डिग्री की तारीख से संदाय की तारीख तक या ऐसी पूर्वोत्तर तारीख तक जो न्यायालय ठीक समझे 6% प्रतिवर्ष से अनधिक ऐसी दर से जो न्यायालय युक्त समझे आगे के लिए ब्याज सहित दिया जाए। परंतु जहां इस प्रकार न्याय निर्णित राशि के संबंध में दायित्व किसी वाणिज्यिक समव्यवहार से संबंधित है, तो वहां ऐसे आगे के ब्याज की दर को 6% प्रतिवर्ष की दर से अधिक हो सकती है, किंतु ऐसी दर ब्याज की संविदात्मक दर से या जहां तक संविदात्मक दर नहीं है उस दर से अधिक नहीं होगी जिस पर वाणिज्यिक समव्यवहार के संबंध में राष्ट्रीयकृत बैंक धन उधार या अग्रिम देते हैं। तो यदि मामला कोई मान लो वाणिज्यिक से संबंधित है तो उसमें जो हम ब्याज इंटरेस्ट लगाएंगे तो वो इंटरेस्ट जो राष्ट्रीयकृत बैंक का होगा वो लगाएंगे, अगर उसमें नहीं दिया हुआ है, संविधान नहीं है, उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ब्याज का। तो सेक्शन 34 ब्याज से संबंधित है। और सेक्शन 34 में मैंने अभी बताया आपको इंटरेस्ट वाली बात जो बताई। अब सेक्शन 35 आता है खर्चे। खर्चे जो बात के खर्चे हैं तो ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के जो विहित की जाएं और तत्समय प्रवर्त किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी वादों के और उनसे अनुषंगिक खर्चों का दिलाया जाना न्यायालय के विवेकाधिकार पे होगा। और न्यायालय को यह अवधारण करने की कि ऐसे खर्चे जिसके द्वारा या किस संपत्ति में से और कितने तक दिए जाएं और पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए सभी आवश्यक
निर्देश देने की पूरी शक्ति होगी। यह तथ्य कि न्यायालय को बात का विचारण करने की अधिकारिता नहीं है, ऐसे शक्तियों के प्रयोग में के लिए वर्जन नहीं होगा। तो खर्चे के लिए मैंने बताया कि जो धारा 35 में है, 35 में खर्चे न्यायालय को किसी वाणिज्यिक विवाद के संबंध में तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि या नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यह अवधारणा करने का विवेकाधिकार है कि खर्चे एक पक्षकार द्वारा अन्य पक्षकार को संदेह है उन खर्चों की मात्रा, उनका संदाय कब किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये धारा 35 में है कोस्ट के बारे में। तो कोस्ट धारा 35 और 35 का में जो है कहते हैं ना 35 का जब हम बात पत्र लिखते हैं तो लास्ट में जब हम जवाब दावा लिखते हैं रिटर्न स्टेटमेंट, तो हम लिखते हैं कि वादी का वाद अंतर्गत धारा 35 है जाफ्ता दीवानी में अर्जा खास खंडित होने योग्य है। तो धारा 35 का क्या है कि मिथ्या या तंग करने वाले दावों या प्रतिरक्षाओं के लिए प्रतिकारात्मक खर्चे। अब ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट धारा है, धारा 35 का, क्योंकि हम डिफेंस लेके चलते हैं। यदि किसी बाद में या अन्य कार्यवाही में जिसके अंतर्गत निष्पादन कार्यवाही आती है किंतु अपील या पुनरीक्षण नहीं आता, कोई पक्षकार दावे या प्रतिरक्षा के बारे में इस आधार पर आक्षेप करता है कि दावा या प्रतिरक्षा या उसका कोई भाग जहां तक वह आक्षेपकर्ता के विरुद्ध है वहां तक उस पक्षकार के ज्ञान में मिथ्या या तंग करने वाला है जिसके द्वारा वह किया गया है, और तत्पश्चात यदि ऐसा दावा या ऐसी प्रतिरक्षा वहां तक पूर्णतः भागते नामंजूर प्रत्यक्त या प्रत्याहित की जाती है जहां तक वह आक्षेपकर्ता के विरुद्ध है, तो न्यायालय यदि वह ठीक समझे तो ऐसे दावे या प्रतिरक्षा को मिथ्या या तंग करने वाली ठहराने के लिए अपने कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात यह आदेश कर सकेगा कि आक्षेपकर्ता को प्रतिकर के रूप में खर्चे का संदाय वह पक्षकार करे जिसके द्वारा ऐसा दावा या प्रतिरक्षा की गई। कोई भी न्यायालय 3000 रुपये की रकम या अपनी धन संबंधी अधिकारिता की परिसीमा तक ही रकम में से जो भी कम हो उससे अधिक रकम के संदाय के लिए ऐसा कोई आदेश नहीं करेगा। यानी कि जितना जुरिडिक्शन है उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। परंतु जहां किसी ऐसे न्यायालय की जो प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम 1827 या भारत के किसी ऐसे भाग में जिस पर उक्त अधिनियम का विस्तार नहीं है प्रवर्तित तत्समय विधि के अधीन लघुवाद न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करता है, और जो ऐसे अधिनियम या विधि के अधीन गठित न्यायालय नहीं है अधिकारिता की धन संबंधी परिसीमाएं 250 रुपये से कम है, वहां उच्च न्यायालय ऐसी रकम जो 250 रुपये से अधिक हो उन परिसीमाओं में 100 रुपये से अधिक न हो खर्चे के रूप में इस धारा के अधीन अधिनिर्णित करने की शक्ति उस न्यायालय को दे सकेगा। परंतु यह और उच्च न्यायालय ऐसी रकम परिसीमित कर सकेगा जिसे कोई न्यायालय या न्यायालयों द्वारा वर्ग की धारा के अधीन खर्चे के रूप में अधिनिर्णित करने के लिए सार्थक है। तो धारा 35A जाफ्ता दीवानी में सजा खास खंडित होने योग्य मिथ्या या तंग करने वाले दावों या प्रतिरक्षाओं के लिए प्रतिकारात्मक खर्चे यानी कंपनसेटरी कॉस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉल्स और वेक्सिशियस क्लेम्स और डिफेंसेस धारा 35 है। इस प्रकार हमारी धाराएं जो हैं वो पार्ट फर्स्ट तैयार हो जाता है। धारा जो है मैंने अभी आपके सामने 29 से 35 तक। अब आता है जो है, और जहाँ तक प्रश्न है सीपीसी के इन सेक्शंस का, तो आप इससे लाभान्वित होंगे कि जैसे धारा 26 है ड्यूली इंस्टीट्यूट सूट, ठीक। तो अब हम कल टुमारो धारा 36 जो जनरल है एग्जीक्यूशन से संबंधित है, निष्पादन से संबंधित हैं, 38, 39 आगे की धाराएं डिस्कस करेंगे। थैंक यू।